जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ वर्किंग स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपको डेरिवेशन करने के लिए इन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करना है। पहले आपको ये वाला फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इन 4 स्टेप्स को अगर फॉलो कर लिया, इतना स्टेप याद कर लो तो 100% आप डेरिवेशन कर पाएंगे। और भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बायोसेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बायोसेवर्ट का नियम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, यानी बायोसेवर्ट के नियम से किन किन चीज़ों को करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ठीक है। और बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे, बहुत सारे फार्मूले होंगे जिनसे हम ये जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। पहले चैप्टर में आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बताया गया है। किसी चालक, सीधे चालक तार के, गोलीय चालक के और बेलनाकार चालक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी बताया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। और पहला टॉपिक है हमारा सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि कैसे डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सरल रेखीय चालक दिया है XY, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं dB से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ वर्किंग स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपको डेरिवेशन करने के लिए इन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करना है। पहले आपको ये वाला फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इन 4 स्टेप्स को अगर फॉलो कर लिया, इतना स्टेप याद कर लो तो 100% आप डेरिवेशन कर पाएंगे। फिजिक्स में डेरिवेशन ही बहुत ज़्यादा कठिन होता है और इसी से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो चालक तार है O, ठीक है, O XY चालक तार है, इसके O पॉइंट से D दूरी पर हमने एक पॉइंट P लिया है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इस XY चालक तार पर एक अवयव लंबाई AB ले रहे हैं जिसकी लंबाई यहाँ पर हमने DL लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, मैंने इस नोट्स में भी उन चीज़ों को दे दिया है। तो वर्किंग स्टेप में आपको पहले समकोण ABC लेना है, आप देख पा रहे होंगे ABC। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ आप लोगों को दोस्तों कि यहाँ पर हमने जो ये PB लाइन है उस पर AB लंब डाला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ABC हमारा त्रिभुज होगा वो एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि अगर ये C वाला जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का है तो बाकी के 90 होंगे, मतलब 180 में से हम ये वाला, इधर देखिए थीटा माना है हमने, और इस साइड में जो होगा वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज AB से हम AC की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद ACP वाला जो होगा हमारा ACP, इसमें से भी AC की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में AC बराबर AC के करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये DL साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर AOP आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर AOP, ये वाला त्रिभुज, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा लेंगे और यहाँ 1/r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने लिखा है, माना कि एक XY सरल रेखीय चालक तार है, इसके O बिंदु से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर यहाँ पर हमने दोस्तों वैद्युत लिख दिया है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, का नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो भैया बायोसेवर्ट अंकल को बुला लेते हैं और इस फॉर्मूले को एक बार लिखते हैं। इससे पहले dB बराबर μ0/4πε आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ये हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम इन जो वर्किंग स्टेप्स हैं, इन वर्किंग स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे
करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक एक स्टेप को अगर आपने फॉलो किया ना तो ये डेरिवेशन आपके लिए रसगुल्ले के समान लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि समकोण ACB है ना, ABC वहाँ मैंने कहा था, तो लेकिन समकोण जो C है वो 90 डिग्री पर है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ये आपको ACB ले लिया। यहाँ पर हमने दिखाया था आप लोगों को साइन, वहाँ पर पाई माइनस थीटा लिखा हुआ था। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी AC बटा DL हो जाएगा। फिर हमने बोला था AC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे DL साइन थीटा। फिर इसी तरह से समकोण ACP में जाएंगे, साइन D अल्फ़ा लिखेंगे, इसका AC अपॉन R हो जाएगा। यहाँ भी AC की वैल्यू हम निकालेंगे, R dx हो जाएगा। और हम जानते हैं D अल्फ़ा है, सॉरी, और देखिए D अल्फ़ा जो कोण है वो अति सूक्ष्म है। ठीक है, इसलिए साइन D अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो D अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो जितना एंगल बढ़ेगा उतना मान भी बढ़ेगा, जितना एंगल छोटा होता जाएगा उससे उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। इसलिए अगर ये एंगल छोटा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसके D अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी। तो हम साइन D अल्फ़ा की जगह पे सिर्फ D अल्फ़ा लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 और 3 को फॉलो कर रहे हैं ना, 2 और 3 को ले रहे हैं, बाकी यही वैल्यू हम समीकरण 1 में ले जाकर रख भी देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जब इक्वेशन 2 और 3 को लेंगे तो DL साइन थीटा बराबर R dx हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए आपको जो फर्स्ट इक्वेशन में आइडियल साइन थीटा था ना, तो आइडियल साइन थीटा की जगह पे हम RD अल्फ़ा रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा AOP है, AOP में कॉस अल्फ़ा बराबर हम D अपॉन R ले लेंगे, और यहाँ से D को देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए D इधर नीचे चला आ जाएगा, है ना, तो कास अल्फ़ा बटे D और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R। ठीक है, ये हमारा अगला इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। इसके बाद समीकरण 1 और 4 को आगे देखेंगे। तो आप देखिए समीकरण 1 क्या था, dB म्यू 0 अपॉन DL साइन थीटा की जगह पे R dx रख दिया गया, और यहाँ पर R² है, यहाँ से ये कट मारेंगे, अगर ये कट जाएगा तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I D अल्फ़ा और इंटू 1 अपॉन R है। ठीक है, अब 1 अपॉन R की जो वैल्यू है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 अपॉन R बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा बटे D लिखा हुआ है दोस्तों। तो D इतना मान यहाँ पर लाकर रख देते हैं फटाक से। यहाँ पर वैल्यू ये वाली रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि dB म्यू 0 अपॉन 4 पाई I कॉस अल्फ़ा D वगैरह ये सब है। तो हमने क्या कर दिया आगे, इसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे चालक तार के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ देखिए dB बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I कॉस अल्फ़ा अपॉन D इंटू D लिखा हुआ है। ये हमने आप लोगों को बताया था कि ये अवयव लंबाई के लिए, जैसे कि हमने चालक तार आप लोगों को इस तरह से दिखाया था, तो इसमें हमने इतना छोटा सा अवयव लिया था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पूरे चालक तार के लिए जब निकालोगे तो इस प्रकार के D अल्फ़ा मतलब DL अवयव जो होंगे वो ढेर सारे हो जाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए ऐड करने का मतलब जोड़ होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जोड़ने का क्या नियम होता है। देखिए जब कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। ठीक है, सिग्मा। और एक चीज़ और मैथमेटिक्स में एक होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन का चिन्ह होता है दोस्तों। ये भी जोड़ने के लिए, ये भी जोड़ने के लिए है। तो कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं और कब समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब हम क्या करते हैं, सिग्मा का यूज तब करते हैं जब हमारे डिस्क्रीट एलिमेंट होते हैं, मतलब अलग अलग खंड होते हैं। ऐसे समझिए, एक खंड ये, एक खंड ये, एक खंड ये, इस तरह से खंडों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, सिग्मा का यूज करते हैं। और समाकलन का यूज तब करते हैं जब कंटिन्यूअस ऐसे लगातार होते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे
कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो पूरे चालक तार एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे, बी एक्स, ठीक है, बी एक्स वाई मतलब एक्स वाई के लिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2। अच्छा, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो नीचे का एंगल बना हुआ है इसको हमने अल्फ़ा 1 बनाया, ये ऊपर का एंगल अल्फ़ा 2 है, ठीक है, तो बीच में ये अल्फ़ा था, तो इसलिए यहाँ से हमने इस चीज़ को बताया था आप लोगों को। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस अल्फ़ा 1 से लेकर माइनस अल्फ़ा 2 तक है ना, यहाँ पर सॉरी माइनस अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2 तक। अच्छा, ये माइनस प्लस कैसे आ गया, देखिए नीचे की तरफ क्या होता है, जैसे हमने कॉर्टेंशियल प्लेन बनाया तो नीचे माइनस ऊपर प्लस होता है, इसलिए ऊपर प्लस है नीचे निगेटिव है, ठीक है, ये पॉइंट था। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। अब देखिए आई, यहाँ पर देखिए आई अपॉन डी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आई अपॉन डी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाएगा म्यू 0/4 के साथ। और ये कास अल्फ़ा एंगल जो होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है, तो ये भी ध्यान रखा। अच्छा, पूरा ज्ञात करना है तो अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2 तक, अगर बीच में ज्ञात करना है तो उतना ही एंगल हम लेंगे, ठीक है, ये कॉस अल्फ़ा लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ म्यू 0/4 पाई आई डी यहाँ पर रहेगा, और कास, ध्यान दीजिएगा, कास अल्फ़ा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है दोस्तों मेरा साइन अल्फ़ा के बराबर होता है, माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, यहाँ पर लिमिट लग जाएगी। और हम देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जैसे कि आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ना चाहेंगे तो ये अच्छी बात होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक बातें आप जाकर YouTube पर किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, बेसिक चीज़ें। बाकी मैं भी इसके बेसिक चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा टाइम मिलने पर, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। आइए अगले स्टेप में देखते हैं। ये साइन अल्फ़ा 2 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा 1 अनंत लंबाई वाले चालक तार के लिए जब ये चालक तार बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से जो एंगल बन रहा था ये हमारा अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 बन रहा है। ये क्या हो जाएगा, जब ये चालक तार हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो ये एंगल बन रहा है वो ऐसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीधा हो जाएगा। तो हम ये एंगल जो होगा वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को 90 डिग्री के इक्वल मान सकते हैं। अगर हमने ऐसा मान लिया फॉर इमेजिनेशन के लिए, भाई डेरिवेशन ऐसे ही करना है, ठीक, तो साइन 90 हो जाएगा। और हमें पता है दोस्तों कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा, बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर पूरे चालक तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। जैसे देखिए छोटे चालक तार के लिए, छोटे अवयव के लिए हम क्या लिखते हैं, डी बी लिखते हैं, पूरे के लिए क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। देखिए वैद्युत क्षेत्र को ई से और चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला डेरिवेट हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा वर्किंग स्टेप वाला जो स्टाइल है चीज़ों को डेरिवेट करने के लिए फिज़िक्स में, तो काफ़ी पसंद आया होगा उम्मीद है। और ये काफ़ी यूजफुल भी है, जिससे आप लोगों को डेरिवेशन में बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप स्टेप को फॉलो करिए, 100% चीज़ें समझ में आएंगी और फिज़िक्स से आपका डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।